हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम नया चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही हम लोगों ने लाइट ऑन की, वी कैन सी थिंग्स। दिन में हम देख सकते हैं, रात को नहीं देख सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी लाइट, विच व्हाट इज लाइट एक्चुअली? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. It is a form of energy which produces in us the sensation of light, of sight. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर लाइट ना हो तो हम कुछ नहीं देख सकते, लेकिन लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आया। होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है अंधेरे में, तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ रोशनी नहीं पड़ रही है ना, तो इसका मतलब हम इसे अंधेरे में नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही आपने लाइट ऑन की, लाइट इसके ऊपर फॉल करती है एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक। जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है यानी कि टकरा के वापस आई है, ये हम रिसीव करते हैं कहाँ? अपनी आईज के अंदर। और जैसे ही वो हम रिसीव करते हैं, हमें वो टकराहट कहाँ से मिली है? टकराई गई थी वो ऑब्जेक्ट के साथ। जिस ऑब्जेक्ट से टकराती है उसकी ही हमें इमेज या उसी का मार्जिन्स हमारी आईज में डेवलप हो जाता है एंड वी सी दैट ऑब्जेक्ट। अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या चक्कर क्या है। ये देखिए, आपने देखा होगा अगर कोई छोटा पार्टिकल, आप इसी को देखो, अगर मेरी फिंगर है या हैंड है और इसके ऊपर से लाइट पड़ रही है, मैं इसके पैसेज को रोक रही हूँ, यानी सी द शेडो बिलो, आपको शेडो दिखाई दे रही है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो मैं इसका रास्ता रोक रही हूँ, तो लाइट यहाँ से टकराएगी एंड इट विल टेक अनदर पाथ, या टकरा के वापस आ जाएगी। दूसरा क्या होगा? अब आप देख रहे हो इसके बीच में एयर भी है, बिटवीन दी कैमरा एंड योर पेपर देर इज सम एयर। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे, है ना। लेकिन अगर आप सोचो कि आप एक कमरे में बैठे हो और उस कमरे के अंदर थोड़ी सी एक होल से, दरवाजे के होल से लाइट अंदर आ रही है, तो हमें उसमें डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? कि जैसे मान लो ये छोटा सा एक पार्टिकल है और लाइट का सोर्स ये रहा, चलो सन ही ले लेते हैं। यहाँ से लाइट पड़ी इसके ऊपर, तो व्हाट विल हैपन? अब ऑब्वियसली ये इसका रास्ता रोक रही है, तो ये क्या कह रही है कि कोई बात नहीं, रास्ता रोक लिया, कोई बात नहीं, लाइट विल मूव फ्रॉम दी साइड्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देने लगता है, क्योंकि लाइट इससे टकरा के बाहर आएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। सो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे जब लाइट टकरा के अपना रास्ता बदलती है, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। रास्ता सिर्फ बदला है लाइट ने, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। अगर इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो दैट टेंडेंसी of light to bend around a small object, or a very small I would say rather than a small, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। सो वेरी स्मॉल, अराउंड अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, tendency of light to bend around a very small particle is known as diffraction, is known as diffraction। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लाइट होती है ना, इट एक्चुअली ट्रेवल्स ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी होके नहीं जाती, उसको सीधा सीधा चलना आता है। एंड लाइट इज ऑलवेज इन रश, लाइट इज ऑलवेज इन रश माने इट टेक्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये कभी भी लंबे रास्ते से नहीं जाती, इसको जो सही रास्ता सबसे छोटा मिलता है, इट जस्ट टेक द शॉर्टेस्ट पाथ, जस्ट लाइक योर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो इट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल इन द while it is traveling from one point to another point। सिमिलरली आप देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे रास्तों पे ट्रैवल करती है, तो आप देखेंगे ऑप्टिक फाइबर के बहुत सारे आपने इक्विपमेंट्स देखे होंगे। कुछ आपने ऑप्टिक फाइबर की ये भी देखी होंगी, कुछ टेलीफोन वायर्स भी ऑप्टिक फाइबर की बनती हैं, या आपने एक डेकोरेशन पीस आता है ग्लोब की तरह, जिसके अंदर छोटे छोटे ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर से कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं एंड यू कैन ग्लो इट बाय प्लगिंग इट इन। इसको आप प्लग इन कर देते हैं तो इसमें लाइट आ जाती है और ये फाइबर यहाँ ऊपर तक
आपको ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लावर है, अगर आपने इससे किसी ने ध्यान से देखा हो तो दिस इज एन ऑप्टिक फाइबर। इस ऑप्टिक फाइबर में क्या हो रहा है, लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। अब ये जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, दे ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर long distances without loss of intensity। मतलब जितनी चमक उसकी शुरू में थी उतनी ही चमक जहाँ पहुँचना है इसने वहाँ तक रहेगी। इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वो है आपका टेलीफोन वायर्स। आपने देखा होगा फ़ोन से के साथ जब आप बात करते हो यू आर एबल टू हियर लाउड एंड क्लियर, है ना। सो पेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कैन कैरी एज मेनी एज 3000 फोन कॉल्स। 3000 फोन कॉल्स कैन बी कैरिड साइमल्टेनियसली। 3000 फोन कॉल्स कैन बी कैरिड साइमल्टेनियसली ऑन ऑप्टिक फाइबर्स। इसीलिए टेलीफोन वायर्स में ऑप्टिक फाइबर्स को यूज़ किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर्स होते क्या हैं बेसिकली, ऑप्टिक फाइबर्स आर ग्लास वायर्स, ठीक है। तो इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइट जो है वो वेव की तरह होती है या लाइट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। एंड देन भी हमने देखा कि दोनों तरीके से होती है, यानी कि लाइट ऐसे अनब्रेकेबल भी चलती है और लाइट पैकेट्स में भी चलती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द वेव नेचर और दिस इज द पार्टिकल नेचर। ऑल्दो यू विल स्टडी अबाउट दिस टू फैक्टर्स इन योर हायर क्लासेस, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि दोनों तरह के कैरेक्टर्स वेव लाइट में हमें मिलते हैं, ठीक। लाइट अगर देखें तो वो एमिट जब होती है, लाइट इज एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल्स, यानी कि टुकड़ों में ही निकलती है और टुकड़ों में ही एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब प्रोपेगेट करती है यानी मूव करती है, बट प्रोपेगेट्स एज अ वेव। आप ये समझ सकते हो कि जब आप लोग स्कूल के अंदर लाइन बना के चल रहे होते हो और आपको ऊपर से दूर से देखा जाए से बाय अ हेलीकॉप्टर, इट विल लुक लाइक अ लाइन और वेव इज मूविंग। लेकिन हमें मालूम है कि वहाँ अलग अलग बच्चे हैं खड़े हुए जो कंटिन्यूसली एक ही पेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। सो दैट इज वाई सिमिलरली लाइट इज ऑल्सो emitted और एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल बट प्रोपिगेट्स एज अ वेव। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइट अगर एब्जॉर्ब होती है तो मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुई लाइट, दिस इज माई सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से रेज निकलनी शुरू हुई, ये एक ऑब्जेक्ट बीच में आया विच इज़ प्रोबेबली अ ग्लास, ठीक है, जो इसके रास्ते को रोकेगा नहीं, ठीक है, एंड इट विल पास ऑन। ये एब्जॉर्ब हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, ठीक। अगर मान लीजिए यही लाइट सीधे गई टकरा के वापस हो गई, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन को ही हम समटाइम्स रिफ्रैक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए ये एक सोर्स से चली लाइट आपकी यहाँ पहुँची, एब्जॉर्ब में क्या होगा, इट विल नॉट मूव आउट, आप ये कह सकते हो यहीं आके ख़त्म हो गई, लेट्स जस्ट लीव दिस वन, इसी के अंदर आके रुक गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इट विल कम एंड इट विल बेंड एंड चेंज द डायरेक्शन, सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब आपकी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, टकरा के वापस आ जाए उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जब आए और उसी में एब्जॉर्ब हो जाए या उससे बाहर भी ना निकले वापस भी ना आए उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आगे का चैप्टर करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में समझ लेना चाहिए, ताकि जब हम इसके आगे कंटेंट को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा ना लगे कि अब ये क्या नया चीज़ आ गई। तो नई नई टर्म्स फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ है आपके पास सोर्स। मैंने यहाँ सोर्स की बात की। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स जो है ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ सोर्स, और सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच light is given out, करेक्ट। जहाँ से लाइट आएगी उसी को हम सोर्स कहेंगे। अब ये सोर्स कैसे हो सकते हैं, दो तरीके के, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा है, नेचुरल सोर्स, और दूसरा कौन सा है, हमारा बनाया हुआ मैन मेड, है ना। नेचुरल सोर्स को ही हम लोग सेल्फ इल्यूमिनेटिंग भी कहते हैं। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग का मतलब है जो खुद लाइट देता है, जैसे सन, जैसे आपका जुगनू, जुगनू आपने देखा है रात को
जो टिम 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 के लाइट देता है वो उसकी अपनी लाइट होती है, किसी से रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही। ठीक है, सन भी अपनी लाइट को रिलीज करता है, जुगनू भी अपनी लाइट को रिलीज करता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट देते हैं, एग्जाम्पल और देख सकते हो, ट्यूबलाइट, उसके पास अपनी लाइट है। ठीक है, दिस इज अ सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो जैसे ये भी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ही है। जैसे हमने ट्यूबलाइट की बात की, वो भी वो मैन मेड हो जाता है ना। ऑयल लैम्प आ गया आपका, कैंडल आ गई, ये लोग लाइट एमिट करते हैं, है ना। जो लाइट एमिट करता है अपने आप के अंदर से निकालता है, उसे हम सोर्स कह रहे हैं। एंड दिस सोर्स इज वो जो कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। यानी कि हमारे पास एक हो गया सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, नेचुरल और मैन मेड सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट कौन से हैं, विच आर नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है जो लाइट एमिट नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हेयर वी कैन से दे रिसीव लाइट फ्रॉम luminous objects, receive light from luminous object and scatter to the surroundings. उसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून है आपका, मून नहीं कह सकते, मून की अपनी मून की कोई लाइट नहीं है। मून के ऊपर जो लाइट पड़ती है सन की पड़ती है। हम जो देखते हैं मून को, वो सन की लाइट की वजह से देखते हैं। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, देयर इज़ नो लाइट ऑन मून, पूरा अंधेरा है। चेयर होगी आपके रूम के अंदर, बुक्स हो गई, इनका कोई अपना पेन हो गया आपका, आई मीन एनी एन नंबर ऑफ द सब्सटेंसेस जो कि लाइट एमिट नहीं करते। बिजली ऑन करेंगे, कमरे की लाइट ऑन होगी तो ही वो दिखाई देते हैं। सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच यू सी इन द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, मीडियम, सोर्स ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं मीडियम क्या होता है फिर। अब हमारे पास मीडियम इज अ सब्सटेंस, मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच light propagates or tries to do so, मतलब या तो उसके अंदर से पास कर जाएगी, अगर ट्रांसपेरेंट चीज़ होगी तो पास कर जाएगी। अगर आप देखोगे वो ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है तो पास नहीं करेगी। अब देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होते हैं। सो इसका मतलब मीडियम हमारे पास 3 तरह के हो गए। पहला ट्रांसपेरेंट, जैसे आपका सेलोफिन पेपर जिसे आप अपनी बुक्स पे कवर चढ़ाते हो। ट्रांसलूसेंट, जो हल्का हल्का दिखाई देता है, जैसे आप कह सकते हो कि मिल्की ग्लास पेपर से भी हम कई बार अगर लाइट की तरफ देखें तो हमें कुछ दिखाई देता है हल्का हल्का सा, यानी जिसमें से धुंधला दिखाई दे हमें। और ओपेक, जिसमें से आप बिल्कुल भी देख ना पाओ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओपेक। तो आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट, थ्रू विच लाइट पासिस इजीली। अब कौन कौन से ऐसे आपने देखे हैं, आपको मालूम है हवा में से निकल जाती है लाइट, पानी से भी दिखती है हमें, गैस में से दिखती है, एंड समटाइम्स ऑयल में से भी दिखती है। हालांकि ऑयल में से बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, पर दिखती है आपको क्लियरली। ठीक है, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, लाइट पासिस पार्शली। एग्जाम्पल आपके पास बहुत प्राइम एग्जाम्पल है इसका, पेपर है आपका या मिल्की ग्लास है आपका, है ना। तो इसमें से दिस इज ट्रांसलूसेंट। और ओपेक क्या होता है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट कैन नॉट पास। आपने देखा ही है, वुड में से पास नहीं करेगी, किसी मेटल से नहीं पास करने वाली है लाइट, बिकॉज दे आर ओपेक। तीसरी चीज़ जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है रे। बच्चों रे में और लाइन में बहुत फ़र्क होता है। सो प्लीज़ जब भी आप लाइंस यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं या इस चैप्टर में रे की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए वो क्या है। अ स्ट्रेट लाइन path through which light travels। यानी कि अगर आप ये ड्रॉ करते हैं तो ये एक लाइन है, आपको ये यूज़ नहीं करनी। आप अगर ये ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ अ रे, यानी कि विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ लाइट कि कहाँ से आई कहाँ गई। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट
एंड दिस इज अ प्रोपिगेटिंग पॉइंट, और जहाँ पर ये मूव कर रही है, प्रोपिगेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब भी रे बनाओगे तो आपको ऐसे ही बनानी है, यू कैन नॉट यूज अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन एरो, आपको एक एरो यूज करना है जिसका एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट है और एक प्रोपिगेटिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, और इसी तरह की बहुत सारी लाइंस, यानी कि नंबर ऑफ दीज रेज टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, so we can say a narrow beam of light is called pencil of light। यानी कि बहुत छोटी सी लाइट की अगर हम बात करें, लाइक दिस वन, दिस इज अ पेंसिल ऑफ लाइट। यानी कि जब सारी रेज को इकट्ठा कर दिया हमने, एक रे बना दी उसकी, तो हम इसको बोल रहे हैं दिस इज ए पेंसिल ऑफ लाइट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, अब आपके पास ये भी जो है दो दो तीन तरह की आएंगी, यानी कि या तो कोई चीज़ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट रेज आप देखोगे, या आप डाइवर्जेंट लाइंस या डाइवर्जेंट रेज देखोगे, या आप पैरेलल देखोगे। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं आपके चैप्टर की शुरुआत है, ये आपकी बुक में शायद डायरेक्टली नहीं गिवन होंगी, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ टुवर्ड्स ओरिजिन या आ रही हो, एक ही पॉइंट पे पहुंच रही हो, अलग अलग डायरेक्शंस में से एक ही जगह पे आ रही हो, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आपके स्कूल के अंदर सेंटर बनता है, एग्ज़ाम का बोर्ड का सेंटर बनता है, तो वहाँ पर अलग अलग स्कूल से अलग अलग जगहों से बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, यही बच्चे जब एग्ज़ाम देने के बाद अपनी अपनी घरों में चले जाते हैं, दूसरी दूसरी जगहों से आए हुए बच्चे अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं, तो दिस इज़ नोन एज डाइवर्जेंस। ठीक, और जब हम दो प्यारे प्यारे दोस्त एक साथ चलते रहते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमें घर जाना है या नहीं, पढ़ना है या नहीं, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं दैट रेज ऑफ लाइट गो टू मीट at particular point O, and the width of lines go on decreasing as the rays proceed forward। ठीक है, जैसे जैसे फॉरवर्ड आ रही हैं, इन दोनों की, इनके बीच में डिस्टेंस जो है कम हो रहा है, इनकी विड्थ कम होती जा रही है और यहाँ आके मीट कर जाएंगी, सो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस। दूसरा देखते हैं, रेज ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम, आप एक सेंटर से निकले हो सभी, ठीक है, सो दे इमर्ज फ्रॉम सोर्स। अब तो समझ में आई होगा सोर्स क्या होता है, एक लुमिनस, एक इल्यूमिनस, एक मैनमेड और एक नेचुरल। ठीक है, लाइट जब वहाँ से निकलती है विद विड्थ ऑफ लाइट रेज इंक्रीजेस एज प्रोसीड फॉरवर्ड, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी उनके बीच में विड्थ बढ़ती जाती है। पैरेलल रेज में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट मूव parallel and width remains constant as proceed forward। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी विड्थ भी सेम रहती है और ना ही उनमें कोई चेंजेस आते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल बराबर चलती रहती हैं। यू कैन जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर रेलवे ट्रैक, जितना मर्जी दूर चले जाओ दे विल रिमेन पैरेलल, उन इक्वी डिस्टेंस रहते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है,
what do you mean by reflection of light? Is the phenomena, it is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. ठीक है, माने बाउंसिंग, पॉइंट टू रिमेंबर इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम. ठीक है, टकराने के बाद अपने सेम मीडियम में वो आ जाती है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ये हम मान लेते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से इट इज बी. ठीक है, ये स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट है और ये मेरा रहा मीडियम. चलो इसको हम ऑब्जेक्ट को और लिख लेते हैं. ये है मेरा मीडियम बी और ये है मेरा मीडियम ए. ठीक है, अब क्या हो रहा है, लाइट जो है वो यहाँ से आ रही थी. दिस इज द लाइट रे विच इज कमिंग हेयर. टकराई इसके साथ इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, लेट अस मार्क इट एज सम पॉइंट. क्या लिखें, एस लिख लें. स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर. ठीक है, और उसके बाद इट कम्स बैक, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई. मीडियम ए से चली थी, मीडियम ए में ही वापस आ गई. इट मीन्स इट हैज़ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लाइट रे यहाँ गई, वापस आ गई, बाउंस बैक हुआ इन द सेम मीडियम वापस, on striking the surface of any object. This was known as reflection. Is that difficult? जो लाइट आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, और जो बाउंस बैक करके जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको. ये रही मेरी इंसिडेंट रे. ठीक है, और ये रही मेरी यही लाइट वापस जो टकरा के वापस आ गई. किससे टकराई है वो? एक ऐसे सरफेस के साथ टकराई है विच इज नॉट गोइंग टू लेट लाइट पास थ्रू. ठीक, सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों मिलके क्या कह रहे हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे पाथ जो है लाइट का वो चेंज हो गया. पाथ ऑफ लाइट चेंजेस without any change in medium. मीडियम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ए में ही थी, ए में ही वापस आ गई. अब ये रिफ्लेक्शंस जो है ना बच्चों, दो तरह की हो सकती हैं. ये रिफ्लेक्शंस या तो रेगुलर होंगी या तो इरेगुलर होंगी. ठीक है, अब आप सोच रहे हो इसका मतलब क्या है. चलिए सिंपल से मैं आपको बताती हूँ. ये रहा हमारा एक सरफेस. ठीक है, ये रेगुलर सरफेस है. अब इसके पास एक इंसिडेंट रे आई. ठीक, एक और इंसिडेंट रे आई, एक और इंसिडेंट रे आई. कई सारी रेस इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही हैं. ठीक है, अब इससे क्या होगा, इट वेंट बैक, ये भी वेंट बैक, ये भी वेंट बैक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. यानी आए और सीधे चले गए, आए और सीधे चले गए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में. देखो, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, इफ आई मार्क देम एज ए बी एंड सी एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ ए बी एंड सी, तो आप देखोगे ए टकराई और चली गई, बी पैरेलल टकराई, बी वापस चली गई, सच दैट दिस इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर हम इरेगुलर की बात करें तो वो क्या है, इरेगुलर के अंदर सबसे पहले जो आपका सरफेस है वो ही इरेगुलर होता है, दैट इज नॉट रेगुलर. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए आपकी ए रे आई, टकराई और वापस चली गई. ठीक है, उसके बाद आपकी बी रे आई, टकराई और ये भी वापस चली गई. सिमिलरली आपके पास एक रे और आई, मान लेते हैं वो टकराई और वो यूं वापस चली गई. ठीक है, होगा क्या. अब आप सोच रहे होंगे ये अलग अलग क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. मैंने पहले बोला है रेज के अंदर हमेशा डायरेक्शन देना ज़रूरी होती है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ स्कैटरिंग हो रही है.
यानी कि लाइट बिखर रही है चारों दिशाओं में, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट जा रही है. सो देखते हैं क्या है. व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is smooth, like this one is smooth and well polished, then the light rays reflect back in the one particular direction, such that all the incident and reflected ray and reflected rays are parallel to each other respectively. यानी इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हैं. ठीक. सिमिलरली अगर हम रफ सरफेस की देखें तो यहाँ क्या है. व्हेन द सरफेस इज रफ पैरेलल इंसिडेंट रेज gets reflected in different directions. ठीक है. Such reflection is known as diffuse reflection. इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या हम इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर हम इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक. और यहाँ पे क्या हो रहा है. द स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच लाइट सफर्स रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस सरफेस को हम क्या कह देते हैं. मिरर. सो द स्मूथ सरफेस causing regular reflection, smooth surface causing regular reflections is called, इसे हम क्या कहते हैं. मिरर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक. और ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिल्वर मेटल है ना बच्चों, आपका सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. इसीलिए आपके जो मिरर्स होते हैं उनके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. हमारे पास रिफ्लेक्शन को लेके कुछ लॉज होते हैं. सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दो ही लॉ हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है. सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है. बेचारा क्या कहेगा, गूंगा पेड़ा है. फर्स्ट लॉ सेज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in the same plane at the point of incidence. यानी इंसिडेंट रे. अब हम बार बार इसको इंसिडेंट रे को पूरा नहीं लिखेंगे, हम इसके छोटे फॉर्म याद कर लेते हैं. दिस इज नॉन एज इंसिडेंट रे, दिस इज गोइंग टू बी आर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज गोइंग टू बी आर नॉर्मल रे. ठीक है. नॉर्मल रे को हम कई बार खाली एन से भी डिनोट कर लेते हैं. सो जस्ट लेट अस टेक अ लुक. दिस इज माय मिरर.
हम मिरर को एम से और एम डैश से कर लेते हैं। ये इसकी एक लेंथ दे दी हमने। मिरर का जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, चलो हमने फिलहाल उसको ले लिया ओ पॉइंट, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे इंसिडेंट लाइट आके अटैक करेगी। सो दिस इज़ माई इंसिडेंट रे, हम इसको आई आर लिख लेते हैं, ठीक है। और वो लाइन जो इसके बिल्कुल साथ सेंटर से निकल गई है, यानी सीधा पॉइंट से निकल गई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज़ गोइंग टू मूव स्ट्रेट, दिस इज नोन एज नॉर्मल रे, ठीक है। नॉर्मल रे का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक करना है उस सरफेस के साथ इट शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अब ये परपेंडिकुलर सर्फ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस सेम प्लेस एंड इट विल मूव बैक, सो दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों जो एंगल ये इसके साथ नॉर्मल के साथ बना रहा है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो वो कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, माने एक्स वाई प्लेन में है। इट इज नॉट ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इज सिंपल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आप पेपर के ऊपर से महसूस कर सकते हो कि लाइट यहाँ से आई, यू मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, लाइट आई, टकराई एंड इट वेंट बैक, सो इट इज ऑन द 2D प्लेन। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट एम एंड एम डैश क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द मिरर या मिरर प्लेन। आप लिख सकते हैं ओ ए, चलो इसको ए मार्क कर लेते हैं, इसको बी मार्क कर लेते हैं और इसको एन मार्क कर देते हैं, ठीक है। सो ओ ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे। व्हाट इज बी ओ, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज एन ओ, इट इज नॉर्मल रे, ठीक है। नाउ ऑल दीज थिंग्स दे लाई इन सेम प्लेन, इसमें भी इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं, नॉट द मिरर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। लाई इन सेम प्लेन, ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं फटाफट, क्या है सेकेंड लॉ, क्या कहता है आपको। सेकेंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ऑलवेज माने एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी, ठीक है। सो एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन। ये सारे एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर रहेंगे, पर हमेशा ध्यान ये रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, ठीक है। अभी देख लेते हैं। सो सेकेंड लॉ सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस which is the angle made by incident ray with normal ray at the point of इंसिडेंट, यानी जब वो सरफेस के साथ टकराती है तो वहाँ से जो नॉर्मल बनता है उसके साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जहाँ इंसिडेंट रे सरफेस के साथ टकराएगी उस पॉइंट से नॉर्मल जो निकलती है उसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। सो द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आप सिंपल लिख सकते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल made by reflected ray with normal ray at O, यानी point of incident, ठीक है। So it is always equal to angle of reflection. This is the second law. These are always applicable to all the surfaces. ये सारे laws जो हैं applicable to all the surfaces, चाहे surface plane है चाहे सरफेस स्फेरिकल है, टू ऑल द सर्फेसेस, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो स्फेरिकल हो, ठीक है। इन सब के साथ एप्लीकेबल है। अब मान के चलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है एंगल 0। इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे इज कोइंसाइडिंग विद नॉर्मल रे, यानी कि यही मेरा इंसिडेंट रे हो गया।
तो हमने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू लॉ आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स अगर एंगल आई ज़ीरो है तो एंगल आर भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो जाएगी। सो ये अगर मेरी इंसिडेंट रे है तो यही मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाएगी। ठीक है। सो इट मीन्स लाइट अगर नॉर्मली मिरर के ऊपर पड़ती है तो इट विल रीट्रेस इट्स ओन पाथ, है ना। सो लाइट इफ फॉल्स perpendicular to the surface, it retraces its own path on reflection। रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने उसी रास्ते वापस आ जाना है, यानी कि इंसिडेंट रे भी मेरी यही हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो जाएगी, और नॉर्मल तो खैर ये है ही। ठीक है। सो इंसिडेंट रे भी रिफ्लेक्टेड रे भी दोनों ही सेम हो जाएंगी हमारी। अब जब भी हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आती हैं, हम सारी रेज तो कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसे तो हौच पौच हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, वाइल फॉर्मिंग रे डायग्राम्स only two light rays will be considered। ये हमारा एक रूल है, अनसेट रूल है कि हम आसानी के लिए इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, है ना। जब लाइट टकराएगी तो कहीं पहुंचेगी, हम इसको देख पाते हैं। सो व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट ए after reflection from the mirror actually meets at another point B, it is called real image of पॉइंट ए। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। लेट अस से ये एक मिरर है मेरे पास, ठीक है, ये रहा उसका नॉर्मल। अब इसके साथ एक रे आई यहाँ और एक ये टकरा के वापस आ गई। ठीक है। मैंने एक और रे ले ली, ठीक, और ये भी, इसका भी अलग से नॉर्मल होगा एक, वैसे तो, है ना। चलिए हम इसको नहीं लेते, हम ये कह रहे हैं कि ए पॉइंट से चला, यहाँ रिफ्लेक्ट किया और यहाँ एक इमेज बना दी। सो दिस इज द इमेज ऑफ ए। ठीक है। और यहाँ एक्चुअली में हमें मिल रही है, इसलिए हमने इसको इमेज बना दिया है एंड वी आर सेइंग दिस इज एन इमेज। आप इसको एक तरीके से और देख सकते हो, क्योंकि मान लेते हैं अगर इसी लाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं हम लोग, लेट अस से दिस इज दिस, ठीक है, और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस मार्क इट एज ए बी। ठीक है। इसकी एक रे यहाँ गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया, यहाँ से रे पहुंची, टकराई इसके साथ, और सिमिलरली इसकी भी टकराएगी, ये भी टकराएगी और वापस आ जाएगी। नाउ दिस इज पैरेलल, इट इज गोइंग टू रीट्रेस इट्स ओन पाथ, तो यहाँ एक इमेज बन जाएगी ना। क्योंकि ये वापस आके टकरा के एक ही जगह मीट हो रही हैं, तो इट इज फॉर्मिंग अ रियल इमेज। ठीक है। इसको और एग्जाम्पल को समझेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जहाँ रेज एक्चुअली मीट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ रियल इमेज बनने वाली है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, व्हेन रेज of light from point A after reflection appears to meet at point B, then the image formed is called वर्चुअल। ठीक है। यानी कि अगर हमें अपीयर्स टू मीट हो, लाइंस रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट हो तो वर्चुअल है, एंड इफ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट तो इमेज रियल हो जाती है। ठीक है। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएगा जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि रियल इमेजेस
कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, हम उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट virtual images cannot be taken on screen cannot be taken on screen। अब मिरर जो है वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। आप सोच रहे होंगे कनकेव एंड कन्वेक्स, नो, हमारे पास मिरर होते हैं दो तरह के, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो में डिवाइड होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमें अभी पहले देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा। प्लेन मिरर कैसा होगा? सिंपल ऐसे, जो अभी तक हम बनाते आए हैं वो हम प्लेन मिरर ही बना रहे थे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज प्लेन मिरर। ये रहा आपका नॉर्मल, इसके साथ आएगी आपकी इंसिडेंट रे, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल प्लेन मिरर आ गया। अब देखिए इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं प्लेन मिरर के। देखो पहली चीज़ यूजेस है इसका कैलिडोस्कोप्स के अंदर, ठीक है। दूसरा आप इसमें देख सकते हैं प्लेन मिरर जो आपका लुकिंग मिरर है हमारा। इसके अलावा आपका लुकिंग मिरर तो है ही है, और आप देखते हैं जो आपकी नंबर प्लेट्स होती हैं ना गाड़ियों की, वो आजकल रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने देखा है इसके ऊपर लाइट डालो तो लाइट कलर उसका रंग दिखाई देता है, वी कैन रीड दैट नंबर। दोज रिफ्लेक्टिंग नंबर प्लेट्स फॉलो आर बीइंग मेड विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन मिरर। इसके अलावा आपका जो SLR कैमरा होता है वो भी एक प्लेन मिरर का काम करता है। सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स, और अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ द प्लेन मिरर या यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो आप आराम से लिख सकते हो कैलिडोस्कोप है, लुकिंग मिरर है, SLR कैमरा है, रिफ्लेक्टिंग नंबर प्लेट्स हैं। These are all the examples or the practical examples of your plane mirror। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इमेजेस जब बनती हैं प्लेन मिरर की तो उसका फ़ायदा क्या है हमें। फ़ायदा ये है जो इमेज होती है ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज वर्चुअल और हमेशा इरेक्ट होती है। तो ध्यान रखना जब हम लोग डम्पस्टार्स खेलते हैं तो हम क्या कहते हैं, थम्स अप दैट इज़ इंग्लिश एंड थम्स डाउन इज़ हिंदी। सो ध्यान रखना जो अंग्रेज़ हैं वो वर्चुअल ही हैं, ठीक है, दे आर नॉट रियल पीपल। सो जस्ट टू रिमेंबर, डोंट से इट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। सो वर्चुअल मीन्स दैट द इमेज का जो सिर है वो ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेंगे, सीधे होंगे बिल्कुल, ठीक है, और इनको हम वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। सो द अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड एंड डाउन साइड इज ऑलवेज डाउन साइड। नंबर 3 आप देखेंगे द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों में साइज में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोले तो इमेज का जो साइज है बराबर होगा। सो दिस इज़ योर इमेज, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन नंबर 4 image formed is as far behind the mirror as the object in front of mirror। अब इसका मतलब ये होता है कि आप जितना दूर मिरर से खड़े हो आपकी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी इमेज थोड़ी नज़दीक आ जाए या आगे पीछे हो जाए, इट इज़ इक्वी डिस्टेंस। The image formed in a plane mirror is literally inverted। literally inverted। आपने देखा होगा जब आप कंघी करते हैं तो आपको राइट की जगह लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ता है, जब आप कुछ लेफ्ट हैंड से करते हैं तो वो राइट दिखाई पड़ता है। तो दिस इज नोन एज literally inverted। So the left side of the object becomes right side of the image and vice versa, यानी कि राइट दिखाएगा देगा लेगा आपको लेफ्ट, लेफ्ट दिखाई देगा आपको राइट। सो दिस इज व्हाट इज योर प्लेन मिरर। सो अगर हम समराइज करें कि प्लेन मिरर के बारे में हमने क्या क्या देखा है, तो प्लेन मिरर के अंदर बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल के साथ इरेक्ट का कॉम्बिनेशन है बच्चों, हमेशा VE साथ में आएंगे, कहीं भी मिल जाएं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ इट विल बी ऑफ सेम साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर रहेगा। नंबर 3 दे विल बी इक्वी डिस्टेंट।
ठीक है। और नंबर 4 आप कह सकते हैं इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड इमेज। सो अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो आपको ये पांचों चीज़ें बतानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दिस इज व्हाट इज योर प्लेन मिरर। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस विद दिस टॉपिक, ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले सकें विच इज़ दी स्फेरिकल मिरर, जहाँ से एक्चुअली आपका चैप्टर शुरू होगा। टिल देन, enjoy yourself, stay safe and keep studying.